पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने एक और अजूबा क्रिएट कर दिया है अपने नाम पे। 94 आउट ऑफ 100 cities are belonging from the India which are now called a polluted city। बेसिकली इंडिया में जो 94 सिटीज है उसके अंदर में हम लोग आज एक ही सिटीज के बारे में बात करेंगे। क्यों हम लोग हमेशा दिल्ली के बारे में बात करते हैं? क्योंकि दिल्ली हम लोग का कैपिटल है एंड दिल्ली जो है हर एक डिप्लोमेसी का, हर एक डिप्लोमेटिक कैरेक्टर का, हर एक कंट्री का नजर रहता है दिल्ली के ऊपर। तो इसीलिए हम लोग दिल्ली के ऊपर इतना चर्चा करते हैं। नॉट ओनली दैट, क्योंकि दिल्ली के ऊपर बेस करके इंडिया का जो है इमेज पोर्ट्रे होता है पूरे वर्ल्ड में। हर एक साल नया साल आएगा, नया दौर आएगा, नया पूजा आएगा, नया दिवाली आएगा। इस टाइम दिवाली थोड़ा जल्दी चला गया इसलिए दिवाली के ऊपर उतना ब्लेम नहीं कर पाया। ऑब्वियसली दिवाली के चलते बहुत पोल्यूशन हुआ था एट ए टाइम, बट दिवाली इज द नॉट ओनली की फैक्टर ऑन दी पोल्यूशन। हम लोग को इसके डीप डाइव जाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सिर्फ एक कारण के ऊपर डिपेंड करके नहीं चलता है। उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे एंड सॉल्यूशन जो है ट्राई करेंगे फाइंड आउट करना। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। दिल्ली दिल्ली इज आवर कैपिटल, लेकिन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको देख के नहीं लगता है कि भाई वो कैपिटल है। क्योंकि हम लोगों का नॉन बायोलॉजिकल जो पीएम है उन्होंने दिल्ली के ऊपर ध्यान कम दिया है, लेकिन हम लोगों के मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि आपका लंग्स खराब हो सकता है, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से या फिर कैशिफाई से सेकेंड हैंड लंग्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ़ोन गुम हो जाएगा भाई वो तो बहुत महंगा चीज़ है। क्योंकि आपका फ़ोन एक बार गुम हो जाएगा तो फ़ोन खरीद ही नहीं पाएंगे ना। इसीलिए वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए साहब बहुत बिजी है आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए। लेकिन दूसरे साइड पे दिल्ली में आज जो है भयंकर जो स्थिति पड़ा हुआ है, एक बच्चा अगर जन्म ले रहा है वहाँ पे जो उसके जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा जो लंग्स है वो 40 इयर्स ओल्ड चेन स्मोकर का जो लंग्स है उसके साथ सिमिलरिटी है। जो बच्चा लोग जन्म ले रहा है या फिर जो भी बच्चा जो बड़ा हो रहा है वहाँ पे, उन लोगों का एज बाय डिफॉल्ट 8 से लेके 10 इयर्स तक कम हो रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, हिंदू से लेके मुस्लिम तक, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक मजहब जो बिलोंग करता है दिल्ली से, उन लोगों को आज सफ़र करना पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम देख के या फिर जात पात देख के जो है ना पोल्यूशन काम नहीं करता है। दिल्ली का पोल्यूशन, इसके पीछे का राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकल लोकेशन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना, हम साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड हम लोग बीजिंग का भी कंपैरिजन करेंगे। एंड बीजिंग का कंपैरिजन क्यों करेंगे उसके पीछे का एक रीजन भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली जो है, दिल्ली का जो साउथ में है, साउथ वेस्ट में अरावली रीजन है एंड नॉर्थ में आपका हिमालय है। ये जो पूरा रीजन है ना, ये रीजन के चलते दिल्ली बेसिन लाइक सिचुएशन बन जाता है। तो ये जो बेसिन लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो हवा आता है, इवन उसके चलते पाकिस्तान में जो स्टेबल बर्न होता है वो भी हम लोग के यहाँ पे आ जाता है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टेबल बर्निंग के टाइम पे। तो ये जो इशू है, जो बेसिन लाइक क्रिएशन होता है दिल्ली में, उसके चलते जो है कि ना दिसंबर महीने में जो थर्मल इन्वर्जन होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मान के चलिए अगर आपका जो जमीन है वो जमीन बहुत ठंडा होगा, इसके चलते उसका एरिया, उसका जो सरफेस है उसका एयर भी ठंडा होगा। तो पूरा जब एयर ठंडा हो जाएगा वो भारी हो जाएगा एंड वो भारी एयर जो है नीचे जो है जमीन में अटक रहेगा, मतलब वो भी नीचे जमीन में ही समा रहेगा। तो उसके ऊपर जो गर्म हवा है वो ऊपर रहेगा। लेकिन सर्दी के मौसम में ठीक वो जो ऊपर में गर्म हवा है उसके ऊपर भी एक ठंडा हवा का जो है लेयर रहता है। मतलब ऊपर में ठंडा, मिडिल में गर्मी और एकदम नीचे तो ठंडा ही है। तो इसके चलते जो थर्मल इन्वर्जन रहता है तो पूरा जो एक कंजेस्टेड टाइप जो एरिया बन जाता है। एंड जो स्टेबल बर्निंग बोल लीजिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बोल दीजिए, जो सोनीपत पानीपत से जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो भी इंडस्ट्रियल एमिशन है, व्हीकुलर जो एमिशन है वो तो एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, 1.2 CR रजिस्टर्ड व्हीकल्स है दिल्ली में स्थित। एंड जीएसटी का जो बचत हुआ है, अभी जीएसटी कटिंग जो महोत्सव हुआ है उसके चलते ऑब्वियसली व्हीकल्स और भी खरीदे जाएंगे। तो ये सब चलते तो वहाँ
पे जो है जो हवा है वो पूरा एकदम PM2.5 PM10 माइक्रोग्राम करके जो भी पूरा जो मॉलिक्यूल्स है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कॉकटेल, एक जो टॉक्सिक कॉकटेल बन जाता है, वो कहीं पे जा नहीं सकते, वो एक जगह पे ना स्थित हो जाता है। इवन जब दिल्ली का जो हाइट है ना, मतलब आप मान के चलिए वो जो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स रहता है वो जो लेवल में रहता है दिल्ली में, वो एनी टाइम मतलब विंटर्स को छोड़ के 1000 मीटर्स तक अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स के चलते वो 100 मीटर पे आ जाता है। मतलब आप सोचिए 1000 मीटर से 100 मीटर तक मतलब कॉन्जेशन पैदा होता है। तो इसके चलते जो है जियोग्राफिकल जो है बैरियर क्रिएट होता है। एसाइड बीजिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी एकदम सेम है। ताइवान एंड इयान, ये दो माउंटेन वहाँ का नॉर्थ एंड साउथ में स्थित है बीजिंग का, तो वो भी एक बेसिन लाइक सिचुएशन पैदा करता है। वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आपका इंडस्ट्रियल एमिशन है, वेहिकुलर एमिशन है, पॉपुलेशन तो है ही भाई। वहाँ पे भी गोबी डेजर्ट जो है उसका भी जो डस्ट आता है, यहाँ पे भी थार जो डेजर्ट है उसका भी डेजर्ट आता है, डेजर्ट का जो सैंड है। मतलब दिल्ली और जो बीजिंग है उन लोगों का जियोग्राफिकल सिचुएशन एकदम सेम है। वेहिकुलर एमिशन, दिल्ली में 1.2 सीआर रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, मैंने पहले ही बोला, लेकिन हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो लोग अभी तक कोई इनिशिएटिव एज सच नहीं लिया है। ऑब्वियसली नितिन गडकरी साहब ने E20 का जो है ऐलान किया है, एंड बहुत ही भयानक ऐलान किया है E20 का। आपको पता है, मतलब आपको पता क्या होगा भाई, अचानक हो गया, वो इनिशिएटिव लेना था लेकिन वो बहुत ही जल्दी कर दिया है उसको इम्प्लीमेंट। तो खैर वो अलग बात है। E20 का जो इजाद किया गया उसको इम्प्लीमेंट किया गया 20% का, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, नो डाउट। बट उसके अलावा जो ऑब्वियसली हम लोग का जो नितिन गडकरी साहब जो है उन्होंने हाइड्रोजन कार का भी बहुत जिक्र किया है, उन्होंने EV का भी बहुत जिक्र किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे, ये क्या है? ये गाड़ी हाइड्रोजन पे चलती है, इसका नाम है मिराई। ये टोयोटो कंपनी की है। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। हमारे भविष्य की फ्यूल हाइड्रोजन है। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। आगे हम 5 साल के 10 साल के बाद हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ऑन दी पेपर ये दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ऑन दी ग्राउंड अगर आप जाएंगे ना, प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है। क्यों कम है? आप थोड़ा देखिएगा कि EV में सब्सिडी बहुत कम दिया जाता है, EV गाड़ी का प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, EV का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है। अगर आप एक EV गाड़ी खरीद लोगे भाई, चार्जिंग स्पॉट कहाँ है आपका? आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, चार्जिंग स्पॉट उतना नहीं मिलता है, स्पेसिफिक कुछ एरिया को छोड़ के। मतलब आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं एक EV गाड़ी ले लूँगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा बाद में ये बोल के कि भाई चार्जिंग एरिया नहीं है। इवन गवर्नमेंट अगर सब्सिडी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेगी, अगर प्राइसिंग नहीं कम होगा, तो लोग क्यों EV को खरीदेगा? हाँ, मानते हैं इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों को कंसर्न होना चाहिए, लेकिन आप लोग सब्सिडी नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेंगे। इवन आप कंज्यूमर को छोड़ दीजिए, स्टेट जो बसेस है वो भी तो आपका पूरा डीजल में चलता है, वहां भी तो इतना काला धुआं निकलता है। आप लेकिन उन लोगों का पोल्यूशन फेल होकर भी उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं पड़ते। लेकिन अगर कोई आम जनता रहता है, आम जनता अगर एक दिन उसको PUC बनने में लेट हो जाता है, वो दूसरे दिन ही एकदम आपके ऊपर जो है चालान का फटकार पड़ सकता है। मतलब टैक्स पेयर्स टैक्स भी दे, उसको फटकार भी मिलता है, उसको सब्सिडी नहीं मिलता है, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान नहीं काम करना चाहिए। क्योंकि बीजिंग में आप ऐसा देखेंगे कि बीजिंग ने सबसे पहले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल्स को सब्स्टिट्यूट किया था। नॉट ओनली व्हीकल्स, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मोबिलाइज किया, इतना एक्सपेंड किया, मतलब आप सोचने में हैरान हो जाएंगे कि 54 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक उसने एक्सपेंड किया मेट्रोस को। नॉट ओनली दैट, अभी भी उन लोगों के ऊपर रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है मेट्रो पे, लेकिन दिल्ली पे भी मेट्रो का काम चल रहा है, किंतु उतना पेस में नहीं। ठीक है, तो इसी मेरा बोलने का मुद्दा ये की है कि आप EV अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा सब्सिडी दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही प्रमोट कीजिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा? आपके पास एक प्रैक्टिकलिटी आपको मैं बोल रहा हूं कि एक पब्लिक बस, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सारा व्हीकल्स को आप वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। आप पर्सनल व्हीकल्स को ऑब्वियसली
आप ये भी मान के चलिए, अगर एफोर्डेबिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाए, अगर वहाँ पे प्राइसिंग कम हो जाए, पब्लिक उतना अट्रैक्टिव हो जाए उसके पीछे, तो ऑब्वियसली ना जो पर्सनल व्हीकल्स है वो यूजेज कम हो जाएगा। ग्रैप जो है, GRAP जो है, ग्रैप का जो नया रूल्स आता है, भाई कल से भाई ऑड इवन का रूल्स आ गया, कल से भाई ये रूल्स आ गया, कल से वो रूल्स आ गया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, ये हो गया, तो ये भी उसका जो भी टेम्पोररी जो सोल्यूशन है, वो टेम्पोररी सोल्यूशन से हटके थोड़ा सा एक परमानेंट सोल्यूशन गवर्नमेंट को लाना चाहिए। अकेला कंस्ट्रक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब कंस्ट्रक्शन डस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर में, वो एक भयानक स्थिति है, क्योंकि अकेला कंस्ट्रक्शन का जो कंट्रीब्यूशन 30 से 40% तक है, एंड वही कंस्ट्रक्शन ओनली 30% ऐसा है कि वो कंप्लाई करता है। कंप्लाई मतलब क्या? जब कोई जगह पे कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो ग्रीन एक लेयर दिया जाता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो डस्ट नहीं निकलेगा। लगातार पानी दिया जाता है बिल्डिंग पे, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन एरिया में पानी दिया जाता है डस्ट ना निकले। एंड जो अगर ट्रक जो है वो भर्ती किया जाता है, या फिर ट्रक को अगर लोड किया जाता है, वो जो लोडिंग का जो एक मेजरमेंट है उसको ढक के किया जाता है। लेकिन आपको भी पता है कितना ऐसा कंप्लायंस जो है मेंटेन होता है। नॉट ओनली दैट, टायर के ऊपर भी पानी दिया जाता है कि वो डस्ट जो है वो कम हो। लेकिन अगर ये सब चीज़ के ऊपर जो है लागू नहीं होगा कंप्लायंस स्ट्रिक्टली, तो भाई आपका पोल्यूशन नहीं मिटने वाला है। असाइड अगर आप देखेंगे, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन, आपका इंडस्ट्रियल जो एमिशंस है वो भी इसके अंदर 10 से लेके 15% तक का कंट्रीब्यूट करता है। सोनीपत बोल दीजिए, पानीपत बोल दीजिए, हर एक जगह से जो है इंडस्ट्रियल एमिशंस जो है दिल्ली के ऊपर आता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न जो विंड का फ्लो होता है उसके तरफ से। तो ये जो एक भसन मचता है ना दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली का जो पॉलिटिकल जो आपका एजेंडा है या फिर पॉलिटिकल जो स्पीयर है, इसी के चलते हर एक जगह पे जो है आपका ब्लेमिंग करता रहता है। जैसे कि आप मतलब आम जनता पार्टी जब था तब भी 2016 में एक ग्रेट स्मॉग इफेक्ट हुआ था। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आम जनता पार्टी जब था वहां पे पोल्यूशन एकदम कंट्रोल में था। हाँ, उन्होंने कुछ जो है एकदम उसके लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम किया था। लेकिन उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर ब्लेम किया था कि भाई जो आपका सेंट्रल लेवल पे या फिर जो है ऊपर लेवल में जो है सपोर्ट उनको नहीं मिला। अभी बीजेपी का सरकार सेंटर में है, स्टेट में भी है, लेकिन अगर बीजेपी का जो सरकार अभी दिल्ली चला रहा है, उनको अगर AQI का एक्चुअल डेफिनेशन ही नहीं पता है कि AQI क्या है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। उनको अगर मिसलीड करने के ऊपर वो लोग एकदम इंटरप्रेट करने के लिए उठ के एकदम पड़े हुए कि भाई जहां जहां AQI का मीटर रहेगा वहां पे ट्रक से पानी छिड़का जाएगा। मतलब डेटा को मैनिपुलेशन में हम लोग तो एकदम माहिर है, वो चाहे इकोनॉमी का डेटा भी हो वो एक अलग बात है। तो भाई हम लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी लेके काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप बीजिंग के ऊपर देखेंगे कि भाई वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एमिशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट जो है नॉर्म्स जो अपनाया गया था। बीजिंग में 2000 के ऊपर फैक्ट्रीज को वहाँ से हटाया गया था। शाओजिंग करके, अगर मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हुए तो मैं नाम को डिस्प्ले करवा दूंगा। वो फैक्ट्री को मतलब बहुत ही रेपुटेड एंड बिग कंपनी है, 15 बिलियन खर्चा करके उसको वहां से शिफ्ट किया गया था। इसके चलते इकोनॉमी, वहां का जो लोकल इकोनॉमी है, 80,000 जॉब्स जो है वो चला गया था। लेकिन भाई उन लोगों ने किया था क्योंकि वो एक वार सिचुएशन को अडेप्ट किया था पॉल्यूशन के अगेंस्ट पे। मुंह पे कुछ नहीं बोला, काम करके दिखाया। ऑन पेपर कुछ नहीं किया, काम करके दिखाया अकाउंटेबिलिटी के साथ। तो ये जो, हाँ ऑब्वियसली दे आर ऑथोरिटेरियनशिप एक गवर्नमेंट है, वो लोग जो चाहेगा कर सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी इसको अपना नहीं सकता। क्यों भाई? मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाने वाला हम लोगों का इंडिया अगर चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग के पास भतेरो ऐसा एग्जाम्पल है कि भाई हम लोग जब धरने पे बैठे हैं, बॉयकॉट किया है, हम लोग रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट ने वो काम किया है। हम लोग को बोलना पड़ेगा, साफ हवा के लिए लड़ना पड़ेगा। हम लोग का जो नेक्स्ट जो आने वाला जो जनरेशन है उनको लिए लड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ दीजिए नेक्स्ट जनरेशन, आप खुद तो पहले बच लीजिए, फिर नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को खुद को भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। क्यों? ऑब्वियसली हर एक काम पे हम लोग अगर गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे वो भी एक सोल्यूशन नहीं है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक स्कीम भी निकाला था, पीएम उज्ज्वला स्कीम करके। पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगह पे एलपीजी का जो भी आपका प्रोवाइडेशन है या फिर सप्लाई है वो किया गया था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ भाई? आप 100-200 एक्स्ट्रा कमाने के लिए, 300-400 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए कमर्शियल यूजेज में आपका जो खुद का सिलेंडर है वो आप दे देते हो। आप थोड़ा सा पैसे के लिए खुद टीबी जैसा जो आपका डिजीज है उसको अपने छाती पे या फिर आपके बॉडी पे पनपने देते हो। मतलब आप 200-300 के लिए खुद जो है पोल्यूशन क्रिएट करते हो। जो आपका काऊ डंग केक है, मतलब जो भी है उसको आप जलाते हो, आप कोल जलाते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका बायोमास जो है उसको आप जला के जो है आप पोल्यूशन क्रिएट करते हो। तो इसके चलते बहुत, मतलब जो आपका सॉलिड बायोमास है ना उसको अगर आप जलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिट होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप खुद नहीं अकाउंटेबिलिटी लोगे तो भाई गवर्नमेंट हमेशा नहीं ले पाएगा। गवर्नमेंट को दोष देने से पहले अगर खुद के गिरेबान में झांक के देखिए तब भी आपको पता चल जाएगा। मेरा जो बोलने का एक ही मुद्दा है भाई, चाइना में, बीजिंग में भी जो कोल को रिप्लेस करने के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था, वहां पे इलेक्ट्रिक स्टोव एलपीजी को बहुत प्रमोट किया था। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ डिसरप्शन नहीं किया कि भाई नहीं भाई 200-300 मुझे ज़्यादा मिलेगा, वहां पे हम उसमें अपना कमर्शियल जो है यूजेज के लिए हम दे देंगे अपना पर्सनल एलपीजी सिलेंडर। तो इसके ऊपर पब्लिक को ध्यान देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को। अनदर साइड हम लोग जो बात करते हैं कि भाई दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसका जो 30 से लेके 40% तक, या फिर आप बोल लीजिए कि विंटर के टाइम पे वो पिक करता है। क्या पिक करता है? स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग जो है वो एक भयानक जो है कॉज है दिल्ली के अंदर में। क्यों है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे ना, इसमें सच में दिल्ली का कोई हाथ नहीं है इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आपका पंजाब बोल लीजिए, राजस्थान बोल लीजिए, उत्तर प्रदेश का कुछ एनसीआर डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, इवन पाकिस्तान से भी स्टबल बर्निंग का जो विंड है वो फ्लो होके आता है। क्योंकि नॉर्दर्न वेस्ट का जो विंड फ्लो है वो आता है एंड मॉनसून चले जाने के बाद विंड फ्लो इतना नहीं रहता है। इसके चलते वो बेसिन टाइप जो सिचुएशन क्रिएट होता है, मैंने पहले भी बोला था, वहां पे जो है थर्मल इन्वर्जन के चलते पूरा जो विंड है वो कैप्चर हो जाता है एंड एक भयानक स्थिति क्रिएट करता है। मतलब ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि आप 20-50 मीटर तक भी आप कुछ देख नहीं पाएंगे, इतना स्मॉग रहता है। मतलब स्मोक प्लस जो आपका फॉग, एक भयानक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इसीलिए जो ऑब्वियसली ये जो स्टबल बर्निंग है, अगर हम आपको बोले कि भाई स्टबल बर्निंग में किसका दोष है, आपके दिमाग में एक ही आंसर आएगा, भाई फार्मर्स का दोष है। नहीं, फार्मर्स का दोष है। उन्होंने भी बहुत चालाकी किया है क्योंकि उन्होंने पूरा जो है पैरामीटर सेट करके रखा है, कब मेरे ज़मीन के ऊपर से सैटेलाइट जाएगा हम उस टाइम पे स्टेबल नहीं बंद करेंगे, जब चला जाएगा हम स्टेबल बंद कर लेंगे। हाँ, उनका भी दोष है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमएसपी नामक जो एक कल्चर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते। जब हम लोग एक दौर में जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किए थे कि व्हीट एंड राइस को बहुत हम लोग सपोर्ट किए थे, हम लोग मिनिमम सेलिंग प्राइस में हम खरीद लेते हैं। तो वो एमएसपी के चलते जो फार्मर्स लोग हैं वो बहुत सारा जो है राइस एंड व्हीट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप उन लोगों को एमएसपी मिलता है। तो इसके चलते जो है आपका स्टबल बर्निंग का मेन रीज़न रहता है। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, पंजाब वाटर रिजर्वेशन एक्ट 2009 में ऐसा बोला गया है कि ऑब्वियसली अंडरग्राउंड का जो वाटर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोला गया है कि जो आपका जो राइस है उसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे एंड व्हीट का जो सोइंग टाइम है उसमें जो है ऐसा एक लॉ लाया गया था जिसके चलते फार्मर्स को ओनली 10 to 15 डेज मिलता है ये जो पूरा प्रोसीड्योर को मतलब ख़त्म करने के लिए। मतलब आप सोच लीजिए 10 डेज के अंदर में कैसे वो स्टबल को इतना इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहता है, भाई आग लगे चाहे बस्ती में काम, वो क्या लाइन है मैं भूल गया भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको आग लगा देता है एंड ऑब्वियसली वो इफेक्टिव है एंड बहुत ही फास्ट वो होता है एंड कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। तो इस स्टबल बर्निंग के लिए पहले तो गवर्नमेंट को एमएसपी जो है स्पेशली जो दो हम लोगों का फूड ग्रेन्स है राइस एंड व्हीट, उनके ऊपर थोड़ा सा उसको कम करना पड़ेगा। एंड कम मतलब
उतना कम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फूड डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग फार्मर्स को नहीं बोलेंगे भाई आप दूसरा जो फूड ग्रेन्स है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कीजिए, आप राइस एंड व्हीट को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता भी है राइस एंड व्हीट इतना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अभी इंडिया जो है सरप्लस में चला गया है। इवन इंडिया का इंटरनल स्टेट छोड़ दीजिए, बाहर का कुछ कंट्री जो है वो इंडिया से मतलब राइस एंड व्हीट इतना खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो राइस एंड व्हीट का जो क्वालिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, उसमें बहुत फर्टिलाइजर यूज़ होता है, वो एक अलग बात है, वो उस क्वालिटी में बहुत इशू होता है, वो एक अलग ही एस्पेक्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो MSP के ऊपर काम करे, उसके ऊपर रिफॉर्मेशन करे एंड फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे एंड उसको अट्रैक्ट करे हर एक फूड ग्रेन्स के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन भाई क्या उसमें तो खैर छोड़ ही दीजिए। नॉट ओनली दैट, स्टबल बर्निंग को अगर कंट्रोल करना है आपको, दूसरा जो पॉइंट है स्टबल बर्निंग के भीतर कंट्रोल करने के लिए आपको हैप्पी सीडर्स जो है, मतलब जो स्टबल को कलेक्ट करने के लिए जो व्हीकल्स होता है या फिर मशीनरीज होता है उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक स्टेट ओनली पंजाब में 50,000 आपको हैप्पी सीडर्स प्रोवाइड करना था, लेकिन अभी तक आपने 13,700 के आसपास या फिर 14,000 के आसपास आपने अभी तक प्रोवाइड किया है। तो इसको थोड़ा सा ग्रेटली इनिशिएटिव लेके इसको प्रमोट करना है, इसके ऊपर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप खर्चा करेंगे, उसको सब्सिडी देंगे फार्मर्स को, तो फार्मर्स का ही भला होगा, वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली स्टबल बर्निंग को कम करेंगे। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है कि बीजिंग के साथ मैंने दिल्ली को इतना क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि बीजिंग का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, बीजिंग का जो सिचुएशन था, जो भी एकदम सिनेरियो था पूरा दिल्ली के साथ मैच था, क्योंकि वहाँ पे भी गोबी डेजर्ट के लिए डस्ट एंड सैंड आता है, यहाँ पे भी थार डेजर्ट के लिए सैंड एंड डस्ट आता है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन, वहाँ का भी पॉपुलेशन लगभग सेम ही है, वहाँ पे भी उतना आपका व्हीकल का जो है एमिशन एकदम लगभग सही था, इंडस्ट्रियल एमिशन था, वहाँ पे भी स्टेबल बर्निंग के लिए बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन वहाँ पे स्टबल बर्निंग के लिए हर एक फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया गया था कि आपका जो स्टबल है वो जाके बायोमास कन्वर्टर या फिर प्रोडक्शन हाउसेस को दे दीजिए, वो लोग उसके ऊपर जो काम करके उससे जो भी इजाद करेंगे वो करने दीजिए उनको, हम लोग आपको इंसेंटिव देंगे। ऐसा जो प्रोसीड्योर है यहाँ पे इंडिया में भी लागू करना चाहिए था, इवन करना चाहिए, तो तभी जाके वो है जो स्टबल बर्निंग के ऊपर जो हम लोग का कंट्रोल आएगा। 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के चलते 19,000 करोड़ रुपया जो है अलॉट किया गया था एंड फाइनेंस ग्रांट कमीशन ने 11,000 के ऊपर जो है अमाउंट रिलीज किया गया था। लेकिन वो जो 11,000 रुपीज़ अमाउंट सैंक्शन किया गया था वो किस किस जगह पे काम हुआ, किस किस जगह पे वो यूज़ हुआ, चलिए आज उसको थोड़ा सा देखते हैं। मेजरली गवर्नमेंट ने 60% जो है 60% जो है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए खर्चा किया है, 15% बायोमास बर्निंग में किया है, व्हीकल्स के पीछे 13% किया है, व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, एंड 0.6% जो है इंडस्ट्री का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया है। मतलब आप थोड़ा सा डीप डाउन अगर देखेंगे कि 60% जो यूजेज हुआ है वो टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए किया गया है, मतलब डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रिंकल्स होता है उसमें खर्चा किया है। तो टेम्पोररी सॉल्यूशन के पीछे अगर इतना बड़ा अमाउंट खर्चा होगा तो हर एक विंटर आएगा, हर एक विंटर सीजन से पहले हम लोग गाली मारेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए या फिर थोड़ा हम लोग एक साल में ठीक कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर गाली देंगे, फिर भूल जाएंगे पब्लिक को। इसलिए मैं चिक के बोल रहा हूँ कि पब्लिक को अकाउंटेबल होना चाहिए। तो ठीक है, पब्लिक को भी क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आप टेम्पररी क्यों सोल्यूशन मांग रहे हो, उसका जड़ से क्यों आप उसका जो सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो। आप थोड़ा सोच लीजिए, जो 1 करोड़ 1.2 करोड़ खर्चा करके अक्टूबर महीने के अंदर में जो आपका क्लाउड सीडिंग किया गया था उसके चलते क्या रिजल्ट आया। वो क्लाउड सीडिंग हुआ था ऐसे महीने में, उन लोगों को पता नहीं था कि हवा में मॉइस्चर नहीं है। तो मॉइस्चर जब नहीं है तो आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा क्यों किया? वो तो आपके पॉकेट से नहीं आता ना, वो तो आपका जो है जो गरीब टैक्स पेयर से उनके पॉकेट से आता है ना, उनके जेब से आता है। तो आपने जो इतना खर्चा किया, अभी जो स्प्रिंकल्स कर रहे हैं कि मीटर के सामने आप लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं कि वो डेटा को मैनिपुलेट किया जाए, वो तो सभी तो आपका टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो उसको आप क्यों अच्छे जगह पे परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे, वो एक सवाल है।
नॉट ओनली दैट, अगर आप थोड़ा सा और भी देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है 8,000 करोड़ कहाँ गया। 19,000 से आपने 11,000 यूज कर लिया है, लेकिन 8,000 रुपीज कहाँ गया। 8 रुपीज क्यों बोला, 8,000 करोड़ कहाँ गया है भाई। वो उसका क्या यूजेज है, कब होगा यूज, वो तो पूछना चाहिए। लेकिन खैर कौन पूछेगा, पूछने भी जाओगे तो आपको बहुत सारा टैगलाइन दिया जाएगा, रिग्रेट कर देगा कि आपका वॉइस भी ना जाने पाए। तो गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट उतना टेंशन नहीं लेता है। वो एकदम एक ही चीज़ के ऊपर आपके ऊपर एकदम टेंशन है, भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप किसका फोटो क्लिक कर रहे हो, आपके डेटा में क्या क्या है, उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए उसके ऊपर एकदम लगातार एकदम काम किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या ही होता है। लेकिन मेरा बोलने का पॉइंट आप लोगों के पास एक ही है कि अगर हम ये जो पूरा वीडियो है इसका कंक्लूजन निकाले, एक ही पॉइंट है कि दिल्ली अगर पोल्यूटेड रहेगा तो इंडिया का जो छवि है वो खराब होगा। दिल्ली में जो पोल्यूशन है, दिल्ली हम लोगों का नेशनल कैपिटल है, दिल्ली से इमेज बनता है इंडिया का। नॉट ओनली दैट, हम सभी लोगों का, हम लोगों का कर्तव्य है जैसे हम लोग अपना अकाउंटेबिलिटी ले, हम लोग फोर्स करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोर्स करें कि आप लोग भी अकाउंटेबिलिटी ले। क्योंकि चाइना ने ऐसे ही उसको जो बीजिंग का जो पहले AQI 800 था, 800 प्लस, जहाँ पे 20 मीटर तक कोई डिस्टेंस पे कुछ देख नहीं पा रहा था, ऐसे भी आज वहाँ पे ऑलरेडी बीजिंग को एपोक्लिप्स समथिंग क्या है, एरोपोक्लिप्स बोल दिया था बाहर के जो इंडस्ट्री मीडिया ने। लेकिन चाइना ने बीजिंग के ऊपर 10 साल में बहुत काम किया है। 2013 से लेके 2014 तक उन्होंने बहुत काम किया है। अभी दिल्ली वो स्थित है, वो जगह वो कैप्चर कर लिया है, वर्ल्ड के नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी वो बनने जा रहा है। हमको रोकना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। नॉट ओनली हम, हर एक आदमी को, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल दीजिए, हम लोग बोल दीजिए, सबको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। उसको वार लाइक सिचुएशन सोचना पड़ेगा। हमेशा इंडिया पाकिस्तान का वार होगा तो वो भी एक वार है और ये भी एक वार है, एक इंटरनल वार है, ये पोल्यूशन के साथ वार है। इसमें भी बहुत जाने जा रहा है, एक बच्चे का जान जा रहा है। आप सोच लीजिए, अगर कोई सुबह सो के उठता है, चाय पीने जा रहा है या फिर कॉफ़ी पीने जा रहा है, उससे पहले 10 स्मोकिंग सिगारेट, मतलब 10 सिगरेट अगर इनटेक करेंगे ना, उसका जो स्मोक है वो आपके लंग्स पे जैसे जो है इफेक्ट करता है, वैसा इफेक्ट आपके ऊपर ऑटोमेटिकली पड़ रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते, दैट डजंट मैटर, आपको वो भोगना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा सोचिए। अगर आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है, आप भी उसको लेके एक वीडियो बनाइए, वीडियो बना के सोशल मीडिया में आप उसको अपलोड कीजिए एंड दिखाइए कि आप भी कंसर्न है। ऐसे करके ही हम गवर्नमेंट के ऊपर जो है, हम लोगों का जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के पास, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे।